महाराष्ट्र की सियासत में सीट बंटवारे का पेच अब भी उलझा हुआ है। महाविकास अघाड़ी अब तक 30 से ज़्यादा मीटिंग कर चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में जमकर रार शुरू है, क्योंकि 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर उद्धव ठाकरे नहीं झुकना चाहते हैं और वही 12-15 सीटें कांग्रेस को भी चाहिए। विदर्भ से लेकर मुंबई तक कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दोनों पार्टियों ने दावा कर रखा है। अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। मामला बिगड़ता देख अब इस पूरे मुद्दे पर आला कमान आपस में बात करेंगे ताकि कुछ बीच का सुलह निकाला जा सके। खबर है कि शरद पवार इसमें मध्यस्थता करेंगे ताकि महाविकास अघाड़ी फिर से बनी रहे और उसमें किसी भी तरीके का कोई रोड़ा पैदा ना हो। लेकिन अब तक जहां बीजेपी ने 99 लोगों को उम्मीदवारी दे दी है, वहीं महाविकास अघाड़ी से एक भी उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। राजस्थान में 7 सीटों में होने वाले मिनी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में अभी मंथन चिंतन कर रही है। 2023 में इन 7 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस के खेमे में रही। ये 6 सीटें वो थी जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरह से इन 6 सीटों को कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे में कन्वर्ट करती है, वहां पर जीत का भगवा लहराती है और कब कांग्रेस अपनी 7 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया जारी है और 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, यानी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है और बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों जगह अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से बुधनी में रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में जो वन मंत्री हैं रामनिवास रावत, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग से मुकेश मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कहीं ना कहीं इन दोनों जातिगत समीकरण देखे गए, दोनों पार्टियों ने जातिगत समीकरण देखे हैं। देखना यह है कि इन जातिगत समीकरण में अब बाजी किसके हाथ लगती है, कौन ये दोनों सीटों पर कब्जा करता है, या फिर पिछली बार की तरह एक एक सीट दोनों के पास रहती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच की परेशानी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक बात आरजेडी की है तो आरजेडी अपना मान मर्दन करवाने में किसी भी तरह का कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लगातार आरजेडी संवाददाता सम्मेलन की जानकारी दे रही है और उसे बार बार स्थगित कर दे रही है। कल भी मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि 12 सीटों से कम पर समझौता नहीं होगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर आरजेडी जो जिस तरह से गढ़वा सीट मांग रही थी, गढ़वा पर अपने प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर का नामांकन करवा दिया है। न सिर्फ नामांकन करवा दिया है बल्कि हेमंत सोरेन उनकी सभा में भाषण देने भी पहुंचे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि कुछ न कुछ चुनाव के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, गढ़वा। 2025 का चुनाव आने वाला है और नीतीश कुमार के मंत्री काफी एक्टिव नजर आते हैं। 2025 के चुनाव को लेकर आज नीतीश कुमार ने कहा भी एक कार्यक्रम के दौरान
दरोगा का नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, सौंप रहे थे नीतीश कुमार वहाँ, उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द और बहालियाँ कराई जाए और विभागों में बहालियाँ कराई जाए, और हम चाहते हैं कि जो महिलाओं के बारे में हमने कहा था कि 35% जगह देंगे, वो महिलाओं को जगह दी जाए। चुनाव आने वाला है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव आने वाला है 2025 में, 1 साल है, 6 महीने में सारी जो प्रक्रियाएं हैं और विभाग में जो बहालियां उनको किया जाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार जो है जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अधिकारियों से अपील की। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में याचिका दायर की थी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में खारिज कर चुका है, लिहाजा आपको हम राहत नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बार बार समन जारी होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने निचली अदालत में पेश नहीं हुए और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में पेश होते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। यूं तो पूरे देश में बरसात का सीजन 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार बरसात 5वें महीने में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है। सूरत, नवसारी, अमरेली, भावनगर, भरूच, जामनगर, अहमदाबाद जैसे इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, व्यापारियों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो किसान बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की पकी हुई फसलें खेतों में बर्बाद हो रही हैं। कपास की फसल, मूंगफली और धान, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरीके से तबाह हो रही हैं और ऐसे में किसान पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। और राज्य में अब भी 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और यदि किसान राज्य में बर्बाद होता है तो जाहिर तौर पर इसका असर खाद्यान्न संकट पर पड़ेगा और खाद्यान्न के कारण महंगाई बढ़ेगी और इससे हम और आप अछूते नहीं रहेंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर यहाँ छात्र जो हैं आरओ एग्जाम्स को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की साफ तौर पर मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में जैसे पहले परीक्षा आयोजित की जाती थी उसी तरह नो नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम्स की होने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर कुछ मांग है छात्रों की और उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो छात्रों से बातचीत करने के लिए कुछ लोगों को भी यहाँ से बुलाया गया और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आपको खड़ी नज़र आ रही होगी और शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्र और अभ्यर्थी अपना यहाँ पर मांग रखते हुए सरकार से नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भी फरवरी के महीने में जब परीक्षा का आयोजन किया गया था तो पेपर लीक का मामला सामने आया था, धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और अब एक बार फिर से छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग के बाहर यहाँ पर मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पहले जिस पैटर्न पर आरओ एग्ज़ाम्स कराए जाते थे उसी पैटर्न पर ही परीक्षा का आयोजन कराया जाए। पहले इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया, अब जो एग्ज़ाम होना है सर उसको इनको कहना है कि वो 2 दिन में होगा। अब सर जब 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो एक से ज़्यादा पेपर बनेंगे और फिर ये किसी एक पेपर को कठिन किसी एक को सरल मानेंगे और फिर एक प्रोसेस चलती है नॉर्मलाइजेशन। पता न चलेगा सर 95 वाले का 115 क्यों हुआ, 115 वाले का 100 क्यों हुआ। उसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि जैसा आयोग एग्जाम पहले करवाता था 1 दिन में एग्जाम करवाए, हम सारे बच्चे पढ़ के मेहनत करके देंगे, ईमानदारी से देंगे सर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमको नहीं चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।
गंदरबाल में 7 लोगों की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में एक तरीके का तनाव की स्थिति है और गृह मंत्रालय ने उनसे रिपोर्ट मांगा है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ वहां पे एनआईए की टीम पहुंच गई है और पुलिस और आर्मी की कोऑर्डिनेटेड जांच चल रही है। जाहिर सी बात है कि 7 लोगों की मौत एक तरीके से अशांति का माहौल पैदा करता है और ऐसे में जब वहाँ पर सरकार हो, नई सरकार हो, तो उसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार ने कहा है कि यह कायराना हरकत है और जिस तरीके से एक निहत्थे और मासूम लोगों को मारने की पूरी चेष्टा की गई और उनको मार दिया गया, वो एक तरीके से लोकतंत्र पे खतरा है और एक धब्बा है। इसके जरिए प्रदेश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। फिलहाल होम मिनिस्ट्री के सूत्र ये बताते हैं कि वहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई है कि अगर ऐसी कोई और कोशिश करने की बात हुई कि और भी लोगों पे हमला हो सकता है तो उसको कैसे रोका जा सके। जाहिर सी बात है कि जो गंदरबाल में हत्या हुई और जो लोग जिस तरीके से मारे गए उसको लेकर सरकार, प्रशासन और केंद्र सरकार पूरी तरीके से चिंतित और सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही भाजपा की सक्रिय सदस्यता ली। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मौजूद रहे, जहां जिला अध्यक्ष अवैध चौधरी के द्वारा उन्हें सदस्यता दिलाई गई। साथ ही प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन को लेकर और हरियाणा चुनाव में मिली जीत को लेकर उन्होंने कहा, जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जम्मू में भी सीटें बढ़ी हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और यहाँ भी अच्छे बहुमत के साथ पार्टी अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करने जा रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नतीजा आया और हरियाणा का नतीजा आया, जहां एक तरफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, वही एक विचारधारा के साथ, विकास और प्रगति के विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी अग्रसर हैं। झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी पूर्ण रूप से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगभग 1 महीना पहले ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद डीजीसीए को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा। अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतिदिन जो एयरलाइंस हैं, जो अभी आकाशा और इंडिगो जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, एयर इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने छोटे जहाज हैं, ये सब लगातार रोज उड़ान भरेंगे, रोज लैंडिंग करेंगे और लगातार 1 माह तक ये लैंडिंग की प्रक्रिया, टेस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी। ये लाइसेंस लगभग 3 महीने के अंदर अंदर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगा, जिसके बाद जो 2025 अप्रैल तक यहाँ से कार्गो और इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जा सकेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्य की, तो यहाँ पे रनवे बनकर पूरा तैयार हो चुका है और अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, तो वो सभी लगभग कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जल्द ही अप्रैल 2025 तक नोएडा वासियों को और जो आसपास के जिले हैं उनको इस एयरपोर्ट की सौगात मिल सकेगी। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का 8वां दीपोत्सव है और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार दियों को जलाने को लेकर एक नए विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास कर रही है। इस बार 25 लाख दिए यहाँ पे जलाए जाएंगे। इसके लिए 28 लाख दियों की व्यवस्था की गई है। 55 घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे और खासकर राम की पैड़ी से लेकर जो चौधरी चरण सिंह घाट है, वहाँ इसके साथ जो अन्य घाट हैं, इन सभी घाटों पर अब की दिए जलाए जाएंगे। इन दियों को जलाए जाने के लिए 45 लाख जो बाती है रुई की, वो प्रयोग में लाई जाएगी और 90,000 लीटर सरसों का तेल प्रयोग में लाया जाएगा। 30 ml का ये दिया होगा और इस दिए को जलाने के लिए 30,000 वॉलंटियरों को लगाया गया है। ये अवध विश्वविद्यालय के तहत ये सारे कार्यक्रम होंगे और इस बार सरकार एक बार फिर
जो विश्व कीर्तिमान है दियों को जलाने का वो बनाएगी, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और इस बार नए 25 लाख दियों को जलाए जाने की इस बार तैयारी की गई है। इसके अलावा जो खास बात ये भी है कि ये जो झांकियां हैं, लगभग 13 झांकियां होंगी जो विविध सांस्कृतिक झांकियां होंगी और ये झांकियां यहाँ साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक निकलेगी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये 8वां दीपोत्सव है जो ही बेहद खास होगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के एंट्री के बाद महागठबंधन और एनडीए दोनों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर घूम घूम कर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपने पार्टी में कोई जगह नहीं दे रहे हैं, बल्कि आम लोगों को सामर्थ्य देकर उसे टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। यानी हमारी जो पार्टी है वो बिहार की पार्टी है और बिहार के आम आवाम की सोच पर आधारित है। हमारी ये कोशिश है कि बिहार बदले और इसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर महागठबंधन और एनडीए दोनों घटक के दल के नेता हैं और दोनों दलों पर जाति व्यक्ति विशेष का हवाला देकर प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल बनाने में दूसरों को 1 दिन लगता है, 1 घंटे में लोग दल बना देते हैं, वो दल बनाने में ही मैं 2 साल 3 साल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? इसलिए लगा रहा हूं कि जो लोग ये दल बनाएं, जब ये दल बने, जो लोग इस दल को बनाएं, वो दल किसी जाति विशेष का ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि वो बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो लोग बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं, एक नया विकल्प, नया प्रयास के भागीदार बनना चाहते हैं। इस बार के उपचुनाव में यदि प्रशांत किशोर अच्छा खासा वोट ला देते हैं तो आने वाले 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती होंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका रविवार सुबह धमाके की आवाज़ से गूंज उठा। आज सोमवार के दिन हम उसी जगह पर मौजूद हैं। ये सीआरपीएफ स्कूल की दीवार है जहां पर वो धमाका हुआ था। ये वही पॉइंट है जहां पर धमाके के बाद जो है दीवार में गड्ढा हो गया था, दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और दीवार के स्कूल के भीतर की जो दीवार है वहाँ पर भी तकरीबन 2 से 2.5 फुट अंदर तक जो है धमाके का असर हुआ था। और धमाके का सीसीटीवी भी जो सामने आया था, जिसके अंदर धमाका होने के बाद सीसीटीवी कैमरा तक जो है वो टूट गया था। तो धमाके की तीव्रता के बाद जो है यहाँ पर एफएसएल और क्राइम टीम और एनएसजी कमांडो की टीम ने जो है सैंपल कलेक्ट किए थे। स्पेशल सेल और एनआईए इस मामले में जांच कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि धमाके के बाद सामने जो दुकानें हैं उन दुकानों के शीशे शटर बंद होने के बावजूद भी टूट गए थे। आज जो है सीआरपीएफ का विशेष दल एक पुणे से यहाँ पर जाँच के लिए पहुँचा, जो अपने स्तर पर जाँच कर रहा है। वहीं सरकारी एजेंसियों को चेतावनी देते हुए एक सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट जो है वायरल की गई थी, जिसमें जिम्मेदारी लेते हुए सरकारी एजेंसी को चेताया गया था। और आपको बता दूं कि सरकारी एजेंसियां इस मामले में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। मुकेश राणा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।